हेलो हाय एवरीवन। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसे हैं? तो सबको गुड मॉर्निंग। लेकिन अब तो गुड आफ्टरनून हो चुका है, बट कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग सब चलता है। अभिवादन होना चाहिए, वो चाहे किसी भी समय का हो। तो हम लोगों ने मिल्क के बारे में पढ़ा था इसकी लास्ट वाली वीडियो में, तो वो हमारा कंप्लीट तो हो नहीं पाया था। तो जो रिमेनिंग चीज़ें बची हुई हैं उसको आज हम फिनिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के जो अपना हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये वीडियो आपको टीजीटी पीजीटी या होम साइंस के जो भी एग्जाम्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है। और इसके पहले भी चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं होम साइंस से रिलेटेड, तो आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं। और मिल्क वाला इसके पहले का जो पोर्शन है वो भी वीडियो लास्ट में पड़ी हुई, तो आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सॉरी, चेकआउट कह रही हूँ, मतलब वहाँ देख सकते हैं आप जा करके, चेकआउट चेक इन नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सफलता के हर शोर के पीछे होता है सहनशीलता का मौन। ये चीज़ सिंपल सी बात है, आपको भी समझ आ ही रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि बिल्कुल सही बात है कि सहनशील होना और धैर्यवान होना, है ना? अगर आप किसी भी यहाँ पर ऐसा मत आप लोग सोचिएगा कि एग्जाम के सिलेक्शन की बात हो रही है। कोई भी चीज़ अगर आप पाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, और धैर्य होने के साथ साथ थोड़ा सहनशील होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो कुछ लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं। वो सबके साथ ये चीज़ें होती हैं, नॉर्मल सी बात है ये। तो आप ये सोचो कि जो आपके अगेंस्ट है या आपकी बातें उसको समझ नहीं आ रही, तो उस टाइम आपको धैर्य रखना है और थोड़ा सा अपना जो टॉलरेंस लेवल है वो बढ़ाना होगा, है ना? आपको इत्मीनान से अपने ऊपर भरोसा रख के उस चीज़ पे काम करना है, ठीक है? तो चलिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो आप लोग जो है अपना मोटिवेशन का जो लेवल है उसको एकदम बरकरार रखिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, इतना जान लीजिए। जब आप मोटिवेट रहेंगे तो आपकी जो तैयारी है, या आप ये कह सकते हो कि आपका जो रूट है, जो आप जिस रूट के थ्रू आप तैयारी में जा रहे हैं, वो काफ़ी स्मूथली और काफ़ी फास्ट चलेगा, इतना जान लीजिए आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, सबसे क्या कहते हैं, इसके पहले हमने पढ़ा था मिल्क के बारे में काफ़ी कुछ, जितना मिल्क का कॉम्पोजिशन था। आज हमें पढ़ना है दूध का प्रसंस्करण। दूध का प्रसंस्करण का मतलब कि मिल्क प्रोसेसिंग। तो जब मिल्क प्रोसेसिंग होती है तो सबसे पहले उसमें क्या कराया जाता है? क्लैरिफिकेशन। तो हम यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लैरिफिकेशन से आपको समझ आ रहा होगा, एक साउंड आ रहा होगा क्लैरी या क्लियर करके, ठीक है? तो इसमें क्या होता है क्लैरिफिकेशन में, कि दूध को शुद्ध किया जाता है। एक केंद्रीकृत क्लैरिफायर करके एक कंटेनर होता है, उसमें दूध को जो है रखा, मतलब दूध को उसमें बहाव किया जाता है दूध का। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से फ्लो होता है दूध का। तो उस फ्लो के साथ होता क्या है कि उसकी जो फ्लो की मतलब गति है, फ्लो की जो स्पीड है, उसको इस प्रकार से कंट्रोल किए रहते हैं वो लोग कि दूध से क्रीम ना अलग होने पाए। ये देखिए लिखा हुआ है, क्रीम अलग ना होने पाए, लेकिन जो गंदगी है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, वो तली में बैठ जाएं। जो कंटेनर है वो तली में बैठ जाए और ऊपर ऊपर दूध आपका निकल के चला आए दूसरे कंटेनर में। तो इस तरीके से क्या हुआ कि दूध जो होता है, क्रीम भी नहीं अलग हुई, लेकिन जो सॉलिड पार्टिकल और गंदगी थी वो केंद्रीकृत जो आपका क्लैरिफायर कंटेनर है उसमें गंदगी नीचे बैठ गई। तो इससे होता क्या है कि दूध आपका शुद्ध हो गया है ना? तो दूध शुद्ध हो गया है और ये दूध अब आपका पास्चराइजेशन के लिए तैयार हो चुका है। मैंने बताया ना, प्रोसेसिंग में ये मान के चलो 2-3 टर्म्स ऐसे हैं जिनके थ्रू हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला आपका हो गया क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन आपको इतना समझना है कि इसमें दूध को प्योर किया जाता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी होती है, उसको हटाया जाता है। और कैसे हटाया जाता है? कि जब जो केंद्रीकृत क्लैरिफायर है उसमें दूध को इस तरीके से फ्लो किया जाता है। ये हम लोग बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, समझ लीजिए कि जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है। तो उसमें क्या होता है कि दूध का बहाव इस तरीके से किया जाता है कि जो गंदगी है वो उस बर्तन में नीचे बैठ जाए, और जो अच्छा दूध है वो जो है ऊपर फ्लो होकर के दूसरे बर्तन में आकर के गिर जाए, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा, जब क्लैरिफायर हो चुका, मतलब क्लैरिफिकेशन हो चुका मिल्क का, तो अब नेक्स्ट हम क्या होगा, पास्चराइजेशन के लिए हम मिल्क को ले जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट आपका हो गया क्लैरिफिकेशन और दूसरा आपका होगा पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन क्या है देख लेते हैं। आपका देखिए, पास्चराइजेशन फ्रेंच वैज्ञानिक लुइस पास्चर के नाम पर पड़ा है। लुइस पास्चर का नाम आपने सुना होगा, तो उनके नाम पे ये जो है इसका नाम दिया गया पास्चराइजेशन, ठीक है? इन्होंने क्या पाया, इन्होंने एक अध्ययन किया कि अगर किसी भी तरल पदार्थ को, ये देखिए बिल्कुल लिखा है कि किसी भी तरल पदार्थ को एक फिक्स टाइम पे और फिक्स टेम्परेचर पे रखा जाए, तो उस फूड मतलब उस पदार्थ को जो है उसकी बिना क्वालिटी खराब हुए उसको अधिक समय तक रखा जा सकता है। जैसे होता है ना कि दूध अगर हम बॉईल कर देते हैं तो उसको हम आराम से 1 दिन तक 1.5 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है? बट अगर आपने दूध को बॉईल नहीं किया है जो है, तो दूध आपका खराब हो जाएगा 2 से 3 घंटे में ही। तो उसी की बात हो रही है सीधे। अब दूध को अगर हम बॉईल करके रखते हैं तो वही यहाँ पर उसी के बारे में पढ़ना है। तो जब इन्होंने ये पाया कि उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी फूड प्रोडक्ट की, और उसको हम लंबे समय तक रख सकते हैं अगर हम उसको एक निश्चित तापमान पे और निश्चित समय तक उसको गर्म कर दें। अब इसी सिद्धांत पे इन्होंने आगे क्या बताया कि यदि मिल्क को निश्चित तापमान पर गर्म कर दिया जाता है, तो उसमें बीमारी फैलाने वाले कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जो
आपके हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं और मिल्क के रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नष्ट हो जाते हैं गर्म कर देने से, और जो दूध की क्वालिटी है वो भी खराब नहीं होती, उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो जैसे रहता है वैसे ही बना रहता है। वर्तमान में बटर, आइसक्रीम, चीज़ बनाने वाली जो फैक्ट्री है उनमें दूध को पास्चराइज करके ही यूज़ किया जाता है। पास्चराइज का मतलब यही, जो हम घर में दूध को उठाते हैं, भगोने में रखते हैं और उसको गैस स्विम करके हम उसको रख देते हैं, उसी पे आराम से दूध पकता रहता है आधे घंटे तक, उसी चीज़ को पास्चराइजेशन बोलते हैं। फिर है कि सामान्यतः पास्चराइजेशन की 3 विधियां यूज में लाई जाती हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं पास्चराइजेशन की, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट है आपका बैच सिस्टम या होल्ड सिस्टम। ठीक है, ये नाम है इसका, बैच सिस्टम या होल्ड सिस्टम। अब ये जो टेम्परेचर आपको दिख रहा है 65 डिग्री सेल्सियस, इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ऑब्लिक करके 30 मिनट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो बैच सिस्टम है इसके अंतर्गत जब दूध का पास्चराइजेशन किया जाता है तो उस दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पर और 30 मिनट तक रखा जाता है। कहने का मतलब जो टेम्परेचर होगा वो 65 डिग्री रहेगा और जो टाइम रहेगा वो आधे घंटे तक रहेगा। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा HTST मेथड। HTST मेथड का फुल फॉर्म है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा, हाई टेम्परेचर से सीधे समझ आ रहा होगा कि टेम्परेचर हाई रहेगा और टाइम शॉर्ट रहेगा। तो इसमें जो तापमान रहेगा, मतलब जो हीट की बात है, टेम्परेचर मतलब जो वो कितना रहेगा 72 रहेगा और टाइम कितना रहेगा 15 सेकंड। मतलब जो इस मेथड से अगर दूध को पास्चराइज किया जाता है तो दूध को सिर्फ 15 सेकंड तक रखा जाएगा और कितने टेम्परेचर पर 72 डिग्री सेल्सियस पे। फिर थर्ड है हमारा USTS मेथड। USTS मेथड का मतलब है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, ये इसका फुल फॉर्म है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है TGT PGT के एग्जाम्स में, और ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पर वो भी पूछा जा सकता है। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि बैच सिस्टम में कितना टेम्परेचर और कितना टाइम होता है, या हो सकता है आपसे टाइम दे दिया जाए और ये पूछा जाए कि ये कौन से मेथड में यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए अल्ट्रा हाई का मतलब थोड़ा और ज़्यादा हाई। तो इसमें हाई देखिए क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे, इसमें 93 से लेकर के 95 है ना। और टाइम इसमें देखिए बिल्कुल कम हो गया, यहाँ 15 सेकंड था, यहाँ पर 3 सेकंड हो गया। ठीक, इसके बाद 149.5 डिग्री सेल्सियस, और इसमें टाइम और कम कर दिया गया 1 सेकंड। ठीक है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे टाइम कम कर दिया जा रहा है। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके कैसे क्या होता है। देखिए USTS मिल्क को 125 से 130 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पास्चराइज किया जाता है। ये यहाँ पर एक एवरेज बात कही गई है। अभी इधर तो आपने पढ़ा कि 93 से 95 होता है और 149 भी होता है, तो लेकिन यहाँ पर एक एवरेज बात की जा रही है USTS मेथड के बारे में कि 125 से 130 डिग्री तापमान पे मिल्क को पास्चराइज किया जाता है USTS मेथड में। सबसे पहला अब हम आ जाते हैं, पहला हमारा क्या था, होल्डिंग सिस्टम। मतलब सबसे पहला वाला जो हमने पढ़ा, तो होल्डिंग सिस्टम में क्या था कि इसमें दूध को 65 डिग्री सेल्सियस पे जो है क्या कहते हैं 30 मिनट तक रखा जाता है, जैसे हम घर में नॉर्मली करते हैं वही बात हो रही है। इसके बाद लेकिन क्या करते हैं कि उसको फिर तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। उधर गर्म तो हुआ लेकिन फिर तुरंत उसको ठंडा कर देंगे। कभी कभी दूध को हाई टेम्परेचर पर जैसे 68.3 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक रखा जाता है। थोड़ा सा बढ़ा देंगे टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस, और टाइम को थोड़ा सा 10 मिनट इन्होंने कम कर दिया है। इसके बाद है उच्च तापमान पर दूध को पाश्चुरीकृत करने हेतु ध्यान देने की जरूरत होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर किए हुए हैं तो हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाला HTS मेथड। तो HTS में क्या था, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, इस विधि में इस प्रकार की मशीन का प्रयोग किया जाता है कि जिसमें दूध का प्रवाह लगातार होता रहे। ठीक है, और सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो संपन्न हो जाएं। तो इसमें क्या करते हैं, इस विधि को कम से कम 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक रखा जाता है। ठीक है, 15 सेकंड तक। लेकिन इस मेथड से होता क्या है, इस मेथड से अगर हम दूध को गर्म करते हैं तो दूध में जो होता है एक पका हुआ स्वाद नहीं आता है ना, एक जो कह सकते हो आपके डिजायरेबल टेस्ट जैसा हम चाहते हैं वो टेस्ट इसमें नहीं आ पाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका आ गया USTS मेथड। USTS मतलब कि बहुत हाई की बात हो रही है। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे कि 93 इसमें है, लिखा हुआ है आपका 93.4 डिग्री सेल्सियस, और इसको 3 सेकंड रखा जाएगा। अगर उन्होंने टेम्परेचर का रखा 93.4 डिग्री सेल्सियस तो दूध को सिर्फ 3 सेकंड तक रखेंगे, और अगर उन्होंने 149.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया है तो दूध को सिर्फ 1 सेकंड रखेंगे। समझ गए आप। वर्तमान समय में यह विधि अधिकतर दुग्ध उत्पादों, मतलब जो मिल्क प्रोडक्ट बनते हैं, जो आपकी बटर फैक्ट्रीज हैं, आइसक्रीम है, ये सारी जहाँ पे चीज़ें बनती हैं उनमें दूध को इसी विधि से पकाया जाता है। ठीक है, दूध को गर्म करने के पश्चात उसको 7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा कर दिया जाता है। कहने का मतलब उसको गर्म तो करेंगे लेकिन फिर तुरंत इसको जो है ठंडा भी कर देंगे। और कितने टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, 7 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो आपको इसमें जो टेम्परेचर दिया है वो याद रखना है और टाइम जो दिया है वो याद रखना है और फुल फॉर्म याद रखना है कि कौन सी विधि में क्या होता है। ठीक है, इसके बाद है इफेक्ट्स ऑफ पास्चराइजेशन। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ पास्चराइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब हम हम मिल्क को पास्चराइज कर देते हैं तो
क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए पोषक तत्वों पर प्रभाव, तो पोषक तत्वों पर प्रभाव कोई खास नहीं पड़ता है, मतलब बल्कि और अच्छा ही हो जाता है। लेकिन जैसे आपका जो विटामिन B1 है या थोड़ी मात्रा में विटामिन C है, वैसे तो होता नहीं दूधों में, लेकिन मिल्क मतलब मिनरल्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा मतलब प्रभावित हो जाता है। इसके बाद है स्वाद का, स्वाद पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि और अच्छा स्वाद आ जाता है। सूक्ष्म जीवाणुओं पर प्रभाव, सूक्ष्म जीवाणुओं का मतलब इसमें क्या है कि जैसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मान लीजिए स्टेप्टोकोकस वगैरह होते हैं, है ना, तो ये सब जो होते हैं बैक्टीरिया वगैरह उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो नष्ट हो जाते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया की वृद्धि जो है रुक जाती है अगर हम उसको एक हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ को गर्म कर देते हैं या उसको बॉईल कर देते हैं। इसके बाद है एंजाइम का प्रभाव, तो एंजाइम जैसे दूध में हमारा जो है फॉस्फेटेज एंजाइम होता है करके ये सब, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो आप कह सकते हो कि पास्चराइजेशन के बाद, ठीक है, चीज़ों पर कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है बल्कि एक पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ता है। तो इस वजह से हमें मिल्क को हमेशा पास्चराइज करके ही यूज़ में लाना चाहिए, ठीक है। अब इसका क्या है कि यही वाली बात है सूक्ष्म जीवाणु पर जो हमने पढ़ा कि इसमें जैसे देखिए क्या है, अभी इधर जो हमने पढ़ा ना कि सूक्ष्म जीवाणु पर प्रभाव, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखिए पास्चराइजेशन अगर आपने कर दिया है तो पास्चराइजेशन से क्या होगा, जैसे कुछ पेंटोसेंस है बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, और इसके बाद साल्मोनेला टाइफी है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिफ्थीरिया है, ब्रुशेला है, या कोई भी मतलब फंगस या कोई भी इस तरह के पदार्थ हैं, तो वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। किंतु बीमारी न फैलाने वाले बैक्टीरिया पास्चराइजेशन के बाद भी बने रहते हैं। अब आपको होगा कि बीमारी न फैलाने वाले, बात बिल्कुल सही है, कुछ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो जब वो बेनिफिशियल तो वो नष्ट नहीं होगा, बाकी जो अनडिजायरेबल है वो नष्ट हो जाते हैं गर्म कर देने से, ठीक है। फिर एंजाइम का प्रभाव, तो ये देखिए आपको लिखा हुआ कि पास्चराइजेशन प्रक्रिया के बाद दूध का जो फॉस्फेटेज एंजाइम है और जो लाइपेन एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाता है, मतलब कि इनएक्टिव हो जाता है, आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बाद है होमोजेनाइजेशन। अब हमने पहला पढ़ा था क्लैरिफिकेशन, फिर दूसरा हमने पढ़ा पास्चराइजेशन, अब तीसरा क्या है आपका कह सकते हो होमोजेनाइजेशन, ठीक है। तो होमोजेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जो दूध की वसा होती है उसको एक तरीके से इमल्सीफाई कर दिया जाता है, और जो दूध में फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि जो दूध की वसा है वो बिल्कुल उसी में मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं क्या है कि इस प्रक्रिया द्वारा इस प्रक्रिया द्वारा दूध की वसा व दूध के सीरम जो घुलित विटामिन है को यांत्रिक उपचार के द्वारा स्थायी इमल्सन के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। मैंने अभी बताया कि जो वसा है उसको क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसको बिल्कुल इमल्सीफाई कर देते हैं। इमल्सीफाई का मतलब क्या है कि उसी दूध में बिल्कुल वो एकदम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, ठीक है। वसा बिल्कुल उसी तरीके इमल्सीफाई हो जाएगी, समझ गए आप। इमल्सीफाई का मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, बिल्कुल मिक्स हो जाएगी मिल्क में, ठीक है। फिर अब ये इसी के बारे में आगे है। इस प्रक्रिया में हल्के गर्म दूध को एक छोटे बर्तन में उच्च दबाव के अंदर रखा जाता है। कहाँ पे, छोटे से बर्तन में दूध को एकदम आप कह सकते हो कि काफ़ी फोर्स के साथ रखा जाएगा, ठीक है, दबाव के अंतर्गत रखा जाता है, जिससे वसा के कण मतलब जो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं टूटकर 2 माइक्रोमी के समान के आकार के हो जाते हैं और वसा के कण छोटे हो जाते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 2 माइक्रोमी के समान बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, छोटे आकार के हो जाते हैं और वसा के कण छोटे हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब वसा के कण छोटे हो गए तो आपकी जो वसा होगी वो और ज़्यादा इमल्सीफाइड हो जाएगी, ठीक है, मतलब और ज़्यादा वो ईजिली डाइजेस्ट हो सकती है, आप ये कह सकते हो। इसके बाद है इस प्रक्रिया द्वारा दूध से क्रीम अलग नहीं हो पाते। जैसे इस प्रक्रिया से होमोजेनाइजेशन में तो दूध से क्रीम अलग नहीं हो पाता। तो दूध से क्रीम अलग क्यों होगा भाई, हम तो फैट को ही इमल्सीफाई कर रहे हैं उसी में, बल्कि फैट को ब्रेक डाउन करके उसी में और मिक्स कर रहे हैं, तो फैट जो है अलग कैसे हो सकता है, क्रीम बिल्कुल अलग नहीं होगी, अलग होने नहीं पाते हैं। और वसा के जो कण होते हैं छोटे हो जाने से दूध सुपाच्य हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, अगर फैट का मॉलिक्यूल छोटा है तो जो उसके डाइजेस्ट होने की प्रोसेस है या आप कह सकते हो उसके डाइजेस्ट होने का जो लेवल है वो और अच्छा हो जाएगा। होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया, ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होमोजेनाइजेशन की प्रक्रिया क्लैरिफिकेशन के बाद व पास्चुरीकरण के पहले की जाती है, समझ गए आप। मतलब कि पहले क्या होगा, क्लैरिफिकेशन मतलब हमने पढ़ा कि दूध को पूरी साफ सफाई कर लेंगे, इसके बाद है पास्चुरीकरण के पहले की जाती है, ठीक है। तो मतलब क्लैरिफिकेशन हमने कर लिया, फिर हमने पास्चुराइजेशन कर लिया, उबाल लिया उसको, इसके बाद फिर हमने क्या करना है, क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन की पहले की जाती है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन करेंगे, फिर होमोजेनाइजेशन करेंगे, इसके बाद फिर बाद में उसका पास्चुरीकरण करेंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि होमोजेनाइजेशन में क्या होता है, फैट को जो है फैट के मॉलिक्यूल्स को मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू और छोटा कर दिया जाता है, जिससे वसा क्या होती है और इमल्सीफाइड हो जाती है, ठीक है। और पास्चुराइजेशन आपने समझ लिया कि लॉन्ग टर्म सुरक्षित रखने के लिए दूध को, है ना, इन सब चीज़ों के लिए हम पास्चुराइजेशन करते हैं, दूध को लंबे समय तक उसको बिना क्वालिटी ख़राब किए हुए लंबे समय तक उसको सुरक्षित रखने के लिए। और क्लैरिफिकेशन में क्या होता है, दूध को जो है साफ़ सफाई की जाती है, जितने भी गंदगी वगैरह होती है उनको रिमूव किया जाता है। इसके बाद है मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मिल्क प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा होगा,
कि स्किम्ड मिल्क है, वेपराइज्ड मिल्क है। वेपराइज्ड मिल्क ऐसा होता है कि इसमें जो वाटर होता है वो पूरा जो है उसको क्या कहते हैं, उबाल, मतलब हाँ आप ये कह सकते हो कि गर्म कर करके पूरा वाटर जो वेपराइज्ड हो जाता है, तो जो जो ठोस पदार्थ होता है मिल्क का जो होता है वही इसमें बचता है, उसी को हम लोग जो है वेपराइज्ड मिल्क कहते हैं, ठीक है। इसके बाद स्वीट एंड कंडेंस मिल्क, आप देखते होंगे स्वीट एंड कंडेंस मिल्क जो मार्केट में मिलता ही है। इसके बाद ड्राई मिल्क है। ड्राई मिल्क वही है जो आपका दूध वाला पाउडर होता है डिब्बे में जो आता है ना, वो वाली उसकी बात हो रही है। तो इसमें भी वही होता है कि दूध को अभी उसका प्रोसेस अभी आगे है, पढ़ेंगे हम लोग। खोया बनता है, रबड़ी बनती है, छेना बनता है, आइसक्रीम बनती है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, इसमें कोई बहुत वो नहीं। तो ये देखिए जैसे है ना, ये जो ड्राई मिल्क है, ये वाला, ये कैसे ड्राई मिल्क बनता है उसका एक प्रोसेस होता है, उसकी बात यहाँ पे हम लोगों ने करी। एक चार्ट देखिए आपको दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या है, मिल्क रहेगा, बिल्कुल सही बात है, दूध ही आपका है, आया दूध। सबसे पहले हमने उसको क्या किया, क्लैरिफिकेशन किया, मतलब शुद्ध किया दूध को, करेंगे ही। इसके बाद है डीफैटिजाइजेशन, तो इसमें क्या करेंगे, फैट निकाल देंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए हमने अभी होमोजेनाइजेशन पढ़ा, तो उसमें फैट उन्होंने निकाला नहीं, ठीक है, फैट को बल्कि उसी में और इमल्सीफाई कर दिया। लेकिन इसमें क्या होगा, जो ड्राई मिल्क मिलता है, ड्राई मिल्क पाउडर, उसमें क्या होता है, फैट निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको शुद्ध करेंगे, फिर उसका फैट निकाल देंगे, फिर उसका जो क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन देखेंगे। उसका स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब एक स्टैंडर्ड तय होता है हर चीज़ का, कि कितना इसमें विटामिन रहेगा, कितना प्रोटीन रहेगा, कितना वो रहेगा, उन सारी चीज़ों का एक मानक मतलब तय किया जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, पास्चुराइजेशन किया जाएगा। पास्चुराइजेशन का मतलब खराब ना हो पाए, वो काफ़ी अच्छे समय तक अच्छा बना रहे, जो हमने पढ़ा अभी, जिसके उसमें 3 मेथड यूज़ किए जाते हैं, आपका बैच सिस्टम, HTS जो है HTSS वाला, इसके बाद सॉरी HTST, इसके बाद USTS मेथड, उन सारे मेथड से पास्चुराइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, स्प्रे वैक्यूम, इसको सुखाया जाएगा। फिर जो पास्चुराइज्ड हो गया जब, तो होता क्या कि बहुत बड़े बड़े रोलर्स होते हैं, गरम गरम रोलर्स होते हैं, उनमें इन मिल्क को जो है डाला जाता है ना, उस पर मिल्क को डाला जाता है। तो उससे होता क्या है कि जो मिल्क होता है वो बिल्कुल उस पर जो है पपड़ी जम जाती है। जो बेलन होते हैं, रोलर्स जो मतलब होते हैं गरम गरम घूमते हुए रोलर्स, तो इतना वो गर्म रहता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि दूध उस पर डालने से दूध तो ड्राई हो जाता है और उस पर पपड़ी जैसा चिपक जाता है बिल्कुल। फिर बाद में उसको उसी को हटाया जाता है, देखिए इकट्ठा किया हुआ लिखा ना, फिर उसको निकाला जाएगा वहाँ से, और निकाला जाने के बाद फिर क्या होगा, उसको छानेंगे, छाने के बाद फिर उसको पैक कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नेट के एग्जाम में ही इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले क्या करते हैं, तो पहले हम क्लैरिफाई करेंगे, जाहिर सी बात है एकदम शुद्ध करेंगे उसको, फिर उसका फैट निकालेंगे, फिर उसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, देन पास्चुराइजेशन होगा, फिर उसको सुखाया जाएगा गरम गरम रोलर्स पे डाल करके, फिर इकट्ठा करेंगे उसको, फिर उसको छानेंगे, फिर उसको पैक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या, ये देखिए स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो होता है उसमें होता क्या है कि आपका, रुकिए, हाँ, मानक दूध में वसा की मात्रा 4.5% तक नियंत्रित किया जाता है, एवं SNF को 8.5 तक रखा जाता है। यहाँ पर SNF का मतलब है सॉलिड नॉट फैट। क्या है, सॉलिड नॉट फैट। तो सॉलिड नॉट फैट का मतलब ये है कि जैसे दूध में फैट और जो फैट होता है प्रोटीन होता है स्पेशली, ठीक है। तो फैट और प्रोटीन को छोड़ करके उसमें जो विटामिन हैं, कुछ शुगर हैं, कुछ एंजाइम्स है, इन सारी चीज़ों का कितना परसेंटेज होगा, उस चीज़ को हम लोग SNF बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक तय किया जाता है कि जो दूध का फैट है और प्रोटीन है, उसको छोड़ करके बाकी जो मिनरल्स और विटामिन और जो बाकी जो सब्सटेंस हैं वो दूध में कितने % होने चाहिए, ठीक है। वही चीज़ आपका सॉलिड नॉट फैट है। तो जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है आपका, उसमें ये चीज़ तय की जाती है कि जो सॉलिड नॉट फैट होगा, मतलब फैट और प्रोटीन के अलावा बाकी जो सब्सटेंस, बाकी जो मटेरियल होंगे दूध के अंदर, वो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में 8.5 तक होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, ना इससे कम होना चाहिए। अभी हम एक पूरा चार्ट देखेंगे आगे कि जितने भी मिल्क होते हैं सबका एक ये जो सॉलिड नॉट फैट दिया गया है कि कितना सॉलिड नॉट फैट होना चाहिए, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो आपका स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है उसमें जो वसा की मात्रा है वो 4.5% तक नियंत्रित की जाती है, मतलब उसमें जो फैट का परसेंटेज रखा जाता है वो 4.5% रखा जाता है, और जो SNF की मात्रा है वो 8.5 तक रखी जाएगी। SNF का मतलब है सॉलिड नॉट फैट, आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। यह दूध के भैंस ये दूध मतलब कि जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है वो भैंस के दूध एवं स्किम्ड मिल्क को मिलाकर तैयार किया जाता है, ओके। मतलब ये स्किम्ड मिल्क और भैंस के दूध को आपस में मिक्स किया जाएगा, देन इसको रेडी किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है मतलब। फिर हमारा है टोन्ड मिल्क, मार्केट में आप देखते होंगे। इसके बाद अब आपका क्या है कि जो टोन्ड मिल्क होता है वो स्किम्ड मिल्क पाउडर और भैंस के दूध को साथ में मिलाकर बनाया जाता है, जैसे अभी आपका ये स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क बनाया गया। टोन्ड मिल्क में अब क्या है, टोन्ड मिल्क में भी वसा की मात्रा तय की जाएगी, कितनी, 3%। स्टैंडर्डाइज्ड में हमने 4.5 पढ़ा, लेकिन हमने टोन में यहाँ पर फैट की मात्रा जो होगी 3% होगी, और इसका भी जो SNF होगा वो भी 8.5% है, कम नहीं होना चाहिए। समझ गए आप कि मतलब फैट और प्रोटीन, दूध के फैट और प्रोटीन के अलावा बाकी जो मटेरियल, बाकी जो सब्सटेंस है वो 8.5% से कम नहीं होना चाहिए, समझ गए आप।
फिर नेक्स्ट हमारा डबल टोन मिल्क। ये दूध कैसे बनाया जाता है? ये दूध ताजे स्किम्ड मिल्क के साथ गाय अथवा भैंस के दूध को मिलाकर तैयार किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? ताजा जो होगा आपका ताजा स्किम्ड मिल्क होगा, इसके साथ चाहे या तो गाय का दूध लेंगे या भैंस का दूध लेंगे, उसको मिक्स करके ये जो डबल टोन मिल्क तैयार किया जाता है। और ये जो दूध होता है वो पास्चराइज्ड होता है, मतलब कि पहले से पास्चराइज्ड होता है, ठीक है। और इसका जो फॉस्फेटेज टेस्ट है वो निगेटिव होता है। दूध में फॉस्फेटेज टेस्ट किया जाता है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जो इसका टेस्ट होगा, जो फॉस्फेटेज टेस्ट करा जाएगा, वो क्या होगा? निगेटिव होगा। इसमें वसा की मात्रा 1.5 से कम होगी, ठीक है। इसमें जो वसा की मात्रा होगी वो कम होगी, मतलब कम होनी चाहिए। 1.5 मतलब जो आपका लिखा हुआ 1.5%, मतलब कि 1.5% से कम होनी चाहिए। और इसका जो SNF होगा उसकी मात्रा 9% से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो सॉलिड नॉट फैट होगा डबल टोन मिल्क में वो 9% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि डबल टोन मिल्क का SNF कितना है, इसमें फैट की मात्रा को कितना रखा गया है, ये दूध का फॉस्फेटेज टेस्ट कैसा मतलब टेस्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सब टू द पॉइंट चीज़ें आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं या फिर इसी में से आप रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये सब तैयार करिए, बिल्कुल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। फिर है आपका स्टेरलाइज्ड मिल्क। स्टेरलाइज्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को हाई टेम्परेचर पर आप कह सकते हो कि स्टेरलाइज कर दिया जाता है। स्टेरलाइज एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी चीज़ होती है उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है एक मतलब भाप के थ्रू आप कह सकते हो कर दिया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे अब दूध को स्टेरलाइज नहीं करेंगे, दूध जैसे पैक होता है, टेट्रा पैक वगैरह आता है ना, तो उसी चीज़ को, उस कंटेनर को बिल्कुल स्टेरलाइज कर दिया जाता है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, मानक मानक दूध, गाय तथा भैंस का दूध, मतलब जो मानक है एक, ये क्या है कि स्टेरलाइज्ड, ठीक है। गाय तथा भैंस का दूध बॉटल्स में लगातार ताप की क्रिया करके स्टेरलाइज कर दिया जाए। मैंने क्या बताया? बॉटल में भर देंगे, उसके बाद उसको एक बड़े से कंटेनर में रख दिया जाता है और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पर स्टेरलाइज कर दिया जाता है। आपने स्टेरलाइज का मतलब है, आपने देखो जिनके घर में छोटे बेबी होंगे तो उनकी जो दूध पीने की बॉटल होती है उसको आपने देखा होगा पानी के अंदर डाल देते हैं, उसको पूरा खौला देते हैं, बहुत देर तक पूरा बॉईल होता है और 10 मिनट तक बॉईल ही होता रहता है। तो आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल कई तरह, वो जो मिल्क की बॉटल है बच्चे को फीड कराने वाली, वो बिल्कुल निसंक्रमित हो जाती है, कोई उसमें बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं बची है। तो उसी तरीके से जो दूध बाहर जो है, मतलब बाहर जो है क्या कह रहे हैं, भेजा जा रहा है, आ रहा है हमारे आपके पास, तो उसको स्टरलाइज कर दिया जाता है कि वो मतलब किसी भी कोई बैक्टीरिया या कोई भी उसमें खराब होने की कोई गुंजाइश ना बचे। इसमें होता क्या है कि जो स्टरलाइज के लिए तापमान कितना रखा जाता है? 115 डिग्री सेल्सियस का यूज़ किया जाता है और 15 मिनट तक लगातार किया जाता है, ठीक है। इससे दूध के सारे सूक्ष्म जीवाणु, मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं और कमरे के तापमान पर संरक्षित रखा जा सकता है। मतलब इस एक बार जब स्टरलाइज कर दिया गया है तो कमरे के तापमान पर आराम से रखा जा सकता है। फिर हम देखिए, ये है जो आपका दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद हेतु PFA का मानक, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, PFA का मतलब है यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। ये आपका जो था ये 1952 में, ये एक एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन। तो जो ये एक्ट था ये आपका कब आया था? 1954 में। कब आया था? 1954 में, ठीक है। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1 जून, ये आप देख सकते हो, 1 जून 1955 को, ठीक है। तो ये जो आपका क्या कहते हैं, ये जो अडल्ट्रेशन एक्ट था उसमें जैसे ये चीज़ एक इन्होंने एक मानक दिया, मानक मतलब एक स्टैंडर्ड दे दिया जाता है ना कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। कैसे हम कहते हैं कि 60 से 80 के बीच में ही गाड़ी चलानी चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड है कि इतने तक ये एक आपकी मतलब सही लिमिट है गाड़ी चलाने की। तो इससे अगर आप ज़्यादा जाएंगे तब भी दिक्कत होगी, कम करेंगे तब भी मान लीजिए दिक्कत क्या होगी भाई, टाइम ज़्यादा लगेगा आप जहाँ जा रहे हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि जो मिल्क है, काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क, मिक्स मिल्क, स्टेरलाइज्ड मिल्क, स्टैंडर्ड मिल्क, तो इन सारी चीज़ों की बात है कि इसमें फैट कितना होना चाहिए और SNF कितना, SNF का मतलब सॉलिड नॉट फैट कितना होना चाहिए। तो जो आपका काऊ मिल्क है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो काऊ मिल्क में जो मिल्क का फैट होता है वो कितना होता है? 3.5, ठीक है। इसके बाद इसका जो सॉलिड नॉट फैट है वो कितना? 8.5। मतलब कि फिर से मैं बताऊंगी आपको कि जो दूध का फैट है और जो प्रोटीन है उसके अलावा जो बाकी सब्सटेंस पाए जा रहे हैं उनका परसेंटेज कितना होना चाहिए? 8.5, ठीक है। इसके बाद है बी का मतलब यहाँ पे बोफेलो मिल्क है, मतलब भैंस का जो दूध है, उसमें जो फैट होगा वो कितना होगा? 5, ये देख पा रहे होंगे 5%, ठीक है। और इसके बाद फिर SNF है, इसमें कितना है? 9 पॉइंट, ठीक है। SNF वही सॉलिड नॉट फैट। फिर आपका जो मिक्स मिल्क है वो 4.5 होगा और इसमें SNF जो होगा वो 8.5 होगा। इसके बाद आपका स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो है उसमें 4.5 मिल्क मतलब फैट होगा और इसका जो SNF होगा वो भी 8.5 होगा। टोन्ड मिल्क आपने पढ़ाई, 3% फैट होगा उसमें और SNF होगा आपका 8.5। फिर डबल टोन मिल्क है, 1.5 फैट होगा उसमें और उसका जो SNF होगा वो 9 पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बाद फुल क्रीम मिल्क जो होता है उसमें उसका जो मिल्क फैट होगा वो
6 होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा क्योंकि भाई फुल क्रीम नाम से ही पता चल रहा है। और इसका जो SNF होगा वो भी 9 पॉइंट होगा। फिर हमारा स्किम्ड मिल्क जो आपका मार्केट में मिलता है तो उसका देखिए 0.5 दे रखा है कि इसमें फैट बिल्कुल नहीं होता है, फैट इसका हटा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे स्पेशली ये इन्फेंट फार्मूला वगैरह के अंदर रखा जाता है, मतलब बच्चों को पिलाने के लिए, तो छोटे बच्चे जो है फैट को उतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते ईजिली, तो इस वजह से उसमें फैट हटा दिया जाता है। और इसका जो SNF होगा वो 8.7 होगा। तो आपको ये चार्ट याद रखना है, लिख लीजिए, कहीं चिपका लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एकदम से याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। खमीरीकृत उत्पाद, खमीरीकृत मतलब आपको पता है थोड़ा फर्मेंटेड फूड, तो जो आपका बटर है वो फर्मेंटेड फूड के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो मक्खन में सामान्यतः होता है कि 80% जो होती है वो वसा पाई जाती है, 80% वसा पाई जा रही है, ठीक है। वसा यहाँ पे लिखना भूल गई मुझे लग रहा है, ये देखिए, ठीक है, वसा पाई जा रही, और 20% तक सभी 20% तक नमी बटर से घी बनाया जाता है, ठीक है। समझ गए कि जो 20% तक की जो नमी अगर उसमें है तो उस बटर से घी बनाया जा सकता है। मथनी द्वारा क्रीम से मक्खन अलग करके मक्खन में वसा की मात्रा अधिक व पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही बात है। जो मक्खन क्रीम से अलग किया जाता है वो मथनी के द्वारा किया जाता है, चर्नर जिसको बोलते हैं। और इसके बाद इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, जो मक्खन होगा उसमें वसा की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होती है, अतः इसे तेल में पानी का इमल्शन कहा जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मक्खन है आपका वो तेल में पानी का इमल्शन होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि मक्खन का जो कलर होता है वो हल्का पीला या सफ़ेद होता है, क्योंकि बटर में कैरोटीन और जो है आपका पिगमेंट पाया जाता है, मतलब कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कैरोटीन ये वाली स्पेलिंग नहीं होगी, इन्होंने गलत लिखी हुई, आपकी ये वाली स्पेलिंग होगी, ठीक है, ये वाली। तो इसके बाद हमारा क्या है कि मक्खन में जो है आपके कुछ ट्राइग्लिसराइड का अपघटन और अपघटन होने के कारण कैप्रोइक एवं ब्यूटारिक एसिड मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा ही था, जो है कैप्रोइक एसिड और ब्यूटारिक एसिड जो होता है वो आपका वो मक्खन में पाया जा रहा है, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर कि जो जब उसका अपघटन होगा ट्राइग्लिसराइड का तो कैप्रोइक एसिड और ब्यूटारिक एसिड मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इसके बाद हमारा दही, आपको पता है कि दही बनती है, तो दही में होता क्या है कि दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें दूध का जो लैक्टोज शर्करा होती है वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है, लैक्टोज शर्करा होती है दूध में, जिसकी वजह से दूध थोड़ा मीठा लगता है, तो वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है। किसकी वजह से चेंज हो जाती है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से, जो लैक्टोज की शर्करा को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन को, ये देखिए लिखा हुआ है बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, लैक्टिक एसिड दूध के प्रोटीन को थके के रूप में परिवर्तित कर देता है, जो कर्ड के रूप में दिखाई देने लगता है, और दूध से दही बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले जीवाणु समूह निम्न है। तो ये देखिए आपका लैक्टोबैसिलस हो गया, एक समूह ये है लैक्टोबैसिलस और दूसरा है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दही में बनने वाले बैक्टीरिया के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप ये बता सकते हैं, जो कि अब आगे ही उसी में है। ये जो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं ये होते क्या हैं, जो कि एल केसाई, एल ब्रेविस, एल बुल्गारिश एवं एल लैक्टिस तथा एल थर्मोफिलस होते हैं। कहने का मतलब ये जो वो तो एक आप कह सकते हो कि एक फैमिली, मतलब कि एक नाम था, उसके अंतर्गत इतने सारे बैक्टीरिया आते हैं जो दूध से दही बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। दही को जामन के रूप में लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एवं स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु अच्छे होते हैं। ये जो लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस है और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु होते हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है, दही को जमाने के लिए। ये दही जामन के रूप में यीस्ट, मोल्ड या गैस उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, तो यह कर्ड की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। कभी अगर ऐसा हुआ कि जामन के रूप में अगर कुछ यीस्ट या मोल्ड लग गए तो आपकी जो मिल्क है उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ें गैस वगैरह का फॉर्मेशन कर देंगे, तो जिससे होता क्या है कि दही की जो आपकी क्वालिटी है वो खराब हो सकती है। इसके बाद हमारा योगर्ट, ये एक प्रकार का दही होता है, ठीक है, या दही का एक प्रकार है, आप कुछ भी कह लो, दही का एक प्रकार है। ये संपूर्ण दूध कम वसायुक्त एवं स्किम्ड मिल्क से तैयार किया जाता है। स्किम्ड मिल्क आपको बताया मैंने कि उसमें फैट कितना होता है, 0.5%। तो ये जो योगर्ट है इसमें फैट बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो जिस किसी को फैट नहीं लेना, जैसे मान लीजिए कोई हार्ट डिजीज़ वाले हैं या किसी को क्या कहते हैं हाइपरटेंशन वाली बात है, जिनको मतलब फैट बिल्कुल मना है, ठीक है, तो उनके जैसे किसी को जॉन्डिस वगैरह है, तो उसमें जिनको फैट नहीं खाना तो उनके लिए ये दही बनाई जाती है, ठीक है, जिसको हम लोग योगर्ट बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें कॉर्न स्टार्च, जिलेटिन, एनाटोसुक्रोज एवं सिट्रिक एसिड भी मिला दिया जाता है कुछ मात्रा में, ठीक। योगर्ट के निर्माण में लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस एसिटोफाइलोस का कल्चर मिश्रण मिलाया जाता है। ये नाम आपको याद रखना कि कौन कौन से ये मिक्सचर मिलाए जाते हैं। हालांकि इतना नहीं पूछा जाएगा, बट आप कम से कम लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस एवं स्ट्रेप्टोकोकस तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद होता क्या है योगर्ट में, योगर्ट का जो यूज़ होता है वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की स्थिति में किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिसको एक सेकेंड, जिसको जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब लैक्टोज से आप कह सकते हो कि टॉलरेंस नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए ये दिया जाता है। क्योंकि ये क्या होता है, खमीरीकृत उत्पाद है और इसमें फैट वगैरह भी नहीं है ना, और बहुत ज़्यादा ये स्किम्ड मिल्क है तो उसमें बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं है, ठीक है। इसका यूज़ क्या होता है, कोलाइटिस जो आपकी बीमारी होती है
इसके बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस हो गया जो आपका जीआईटी ट्रैक्ट होता है, डायबिटीज़ एवं हाइपर कोलेस्ट्रीमिया उनके लिए बेनिफिशियल होता है। हाइपर कोलेस्ट्रीमिया का मतलब, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, आपको ये नहीं नोट करना है। कोलेस्ट्रॉल ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं हटा ही दूँ बिल्कुल एक जगह। तो खैर आप उस पर आइए। तो इसमें क्या है कि जो है, हाँ, आपका जैसे कोलाइटिस हो गया बीमारी, या कॉन्स्टिपेशन हो गया, डायरिया हो गया, और आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया मतलब किसी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड में, उनके लिए जो है ये लाभदायक होता है, ठीक है। तो अब हमारे मिल्क का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें, बट अभी आगे देखते हैं क्या करते हैं। और अभी मैं थोड़े दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आप लोगों को हो सकता है डेली वीडियो ना मिले, बट मैं कोशिश करूँगी कि एक एक दिन के गैप पे तो वीडियो मिलती ही रह जाए, ठीक है। चलिए आप लोग फिर वीडियो देखिएगा और बताइएगा कैसी लगी, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाइए और पढ़ाई करिए, और बिल्कुल मन से पढ़ाई करिए, ध्यान रखिए अपना, और मिलते हैं फिर। चलिए तब तक आप लोग ध्यान रखिए अपना, ठीक है। ओके, टेक केयर।